दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में वर्ग 10वीं के वर्णिका भाग 2 का 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। और अगर ये आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है ये वर्णिका भाग 2 का वर्ग 10वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पहला शीर्षक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ लिखा है, इससे बाहर कुछ नहीं। इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव मतलब कहने का मकसद है कि मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव लिखा है ये पार्ट से बाहर अब एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बचने वाले नहीं है, ठीक है। कह रहा है पहला है दही वाली मंगम्मा किसने लिखा, तो आप पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा, दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में लिखी गई कहानी थी, तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी थी। किस भाषा में लिखी कहानी थी? कन्नड़ भाषा में, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी को हिंदी अनुवादित किसने किया, तो दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादित B.R. नारायण ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। कहता ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कहता है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था कर्नाटक, जो कोलार में हुआ था। कर्नाटक के कहाँ? कोलार में हुआ था। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, याद रखिएगा। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही। मंगम्मा का गांव का क्या नाम था, तो मंगम्मा का गांव का नाम था वेंकटपुर, लेकिन वो था कहाँ? अवलूर के पास। और यहाँ से बेंगलुरु की दूरी कितनी थी, आपको पता भी होगा, 3 मील, ठीक है। इसके बाद कह रहा है मंगम्मा की बहू कौन थी, तो मंगम्मा की बहू थी नजम्मा। कौन थी? नजम्मा। अब कहता है मंगम्मा को अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था, तो मंगम्मा को अपने बहू को पोते को पीटे जाने के कारण विवाद था, याद रखिएगा। पोते को जब पीटा गया था तभी उसके कारण मंगम्मा और नजम्मा में विवाद हुआ था, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेंकटपुर और बेंगलुरु के रास्ते में कौन सा कुआं था, तो वेंकटपुर और बेंगलुरु के रास्ते में अमराई का कुआं था, जहां रंगप्पा मंगम्मा को छेड़ता था, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है वेंकटपुर और बेंगलुरु के बीच कितनी दूरी थी, तो वेंकटपुर और बेंगलुरु के बीच दूरी थी 3 मील। कितनी दूरी थी? 3 मील, याद रखिएगा। कह रहा है कि शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, तो शादी के बाद मंगम्मा का अपना बेटा अलग रहने लगा था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है जितनी झगड़ा होती है उतनी ही खाली जगह बढ़ती है, तो जितनी झगड़ा होती है उतनी ही क्या बढ़ती है? प्रेम बढ़ती है। ये कहाँ से लिखा गया? दही वाली मंगम्मा शीर्षक में से लिखा गया, याद रखिएगा। कह रहा है मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो मंगम्मा बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रंगप्पा कैसा आदमी था, तो रंगप्पा लंपट था, जुआरी था, बदमाश था, सब था। अगर तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी रहेगा तो आप टिक कीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। इसके बाद कहा है कि मंगम्मा का किससे विवाद था, तो मंगम्मा का विवाद था किससे? अपने बहू से विवाद था। इसके बाद कह रहा है बहू ने सास से कैसे समझौता कर लिया, तो बहू ने सास से समझौता प्रेम से कर लिया, ठीक। इसके बाद कह रहा है किसी शहर में प्रतिदिन दूध देना और महीने के अंत में जोड़कर पैसा लेना क्या कहलाता है, तो प्रतिदिन दूध देना और महीने के अंत में जोड़कर पैसा लेना बारी कहलाता था। और ये बारी की प्रथा बेंगलुरु में नहीं चलती थी, दही वाली मंगम्मा ये बारी नहीं करती थी, याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो दही वाली मंगम्मा कहानी का सबसे मुख्य पात्र मंगम्मा ही है। इसके बाद कह रहा है मंगम्मा अपनी बहू को विवाह में क्या दिया था, तो मंगम्मा अपनी बहू को विवाह में कर्णफूल, कड़ा, झुमका सभी दिया था। इसके बाद कह रहा है कि श्रीनिवास का जन्म हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक, कोलार में। इसके बाद कह रहा है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर। मास्ती वेंकटेश अयंगर। इसके बाद कह रहा है साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास की कौन सी रचना को और कब पुरस्कृत किया, तो सन्ना का थेगलू इनकी रचना है, जिसको साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा। उल्टी भी कभी कभी पूछता है कि सन्ना का थेगलू को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप याद रखिएगा साहित्य अकादमी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है मंगम्मा किसे गाढ़ा दही निकालकर हथेली पर देती थी, तो लेखक के बेटे को गाढ़ा दही निकालकर ये मंगम्मा हाथ पर हथेली पर देती थी। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 सोना जैसा बेटा पैदा किया है किसने और किसके लिए कहा था, तो सोना जैसा बेटा पैदा किया है मंगम्मा ने कहा था लेखक के पुत्र के लिए। मंगम्मा ने लेखक के पुत्र के लिए। इसके बाद है मखमल की कुर्ती के लिए मंगम्मा ने लेखक की पत्नी को कितने रुपए दी थी, तो मखमल की कुर्ती के लिए मंगम्मा ने लेखक की पत्नी को 7-8 रुपये दी थी। कितने? 7 या 8 रुपये, याद रखिएगा। 7-8 रुपये दिए थे, ऐसे लिखा गया किताब में 7-8। कह रहा मखमल की कुर्ती को देखकर मंगम्मा को ताना मारता था। कौन ताना मारता था, तो उसकी बहू ताना मारती थी, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा मंगम्मा से कर्ज के रूप में पैसा कौन मांगता था, तो मंगम्मा से कर्ज के रूप में पैसा मांगता था रंगप्पा। इसके बाद कह रहा है मंगम्मा से चूना और पान सुपारी किसने
किसने मांगा था? रंगप्पा ने मांगा था। रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? अमराई के कुआं के पास जो रास्ते में था, आपको पढ़ा भी गया होगा। कह रहा मंगम्मा से पैसा कौन छीनना चाहता था? तो मंगम्मा से पैसा छीनना चाहता था रंगप्पा। याद रखिएगा। ये रहा आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। अब देखिए सेकंड चैप्टर में क्या होता है। सेकंड चैप्टर का क्या है? दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ढहते विश्वास, जिसका लेखक है सातकोड़ी होता। इसका ऑब्जेक्टिव कितने हैं देखते हैं, समझिएगा, ठीक है। कह रहा ढहते विश्वास कहानी के रचनाकार हैं, तो कौन है? सातकोड़ी होता, जो यहाँ पे लिखा भी गया। ढहते विश्वास किस भाषा में लिखी गई कहानी थी? तो उड़िया भाषा में लिखी गई थी। ढहते विश्वास कहानी के हिंदी अनुवादक कौन थे? मतलब हिंदी में अनुवाद इसको कौन किया था? उड़िया से हिंदी में, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछता है एग्जाम में, और आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। कह रहा ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का सबसे मुख्य पात्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति कौन था? तो लक्ष्मी के पति था लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। याद रखिएगा, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। कह रहा पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे, जिस पर वो खेती भी की थी, लेकिन एक बार बिचड़ा डालने के बाद उसका बिचड़ा सभी सूख गया था। याद भी होगा आपको। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। इसके बाद कह रहा विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पाठ ढहते विश्वास पाठ का, और ये मॉडल शॉट का क्वेश्चन, याद रखिएगा, 100% एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। कह रहा लक्ष्मी के कितने संतानें थी? तो लक्ष्मी के 4 संतानें थी। कितनी संतानें? 4। 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, ठीक। अब इसके बाद कह रहा लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था? अच्युत नाम था। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में ही लिखा गया, आपको तो पता ही होगा, उसी में बाढ़ की समस्या को दर्शाया गया था। कह रहा है गाँव का पढ़ा लिखा लड़का कौन था? तो गाँव का पढ़ा लिखा लड़का था गुणनिधि। गुणनिधि पढ़ा लिखा लड़का था। गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? तो गुणनिधि कटक शहर से आया था। कहाँ से? कटक शहर से। पूछेगा कटक शहर से किसने अभी अभी लौटा था? तो गुणनिधि लौटा था। इसके बाद कह रहा कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। कह रहा महाराज ययाति केसरी ने किस बांध को पत्थर से बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने हीराकुंड बांध को पत्थर से बनवाया था। कह रहा कहानी में चर्चित हीराकुंड बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो संबलपुर पे है, ये संबलपुर में है और महानदी पर है। कौन सा? हीराकुंड बांध। इसके बाद कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो लक्ष्मी के ससुर हीराकुंड बांध के काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। कह रहा है गांव के लड़के को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गांव के लड़कों को इकट्ठा कर गुणनिधि ने स्वयं सेवक दल या फिर स्वेच्छा सेवक दल भी इसे कह सकता है, ठीक है। किताब में कहीं कहीं स्वेच्छा सेवक दल भी लिखता है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो ये गुणनिधि भी हल्ला कर रहा था, अच्युत भी, गाँव के लड़का शंकर, मकरा, चंद्रा, सब जितने भी लड़के थे ये सब हल्ला करके सबको बाढ़ से सचेत कर रहे थे। इसके बाद कह रहा है कि पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहाँ पहुँच चुका था? तो पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी यरसमा तक पहुँच चुका था। यरसमा एक जगह है, याद रखिएगा। कह रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। मन क्या नहीं मानता? ये मन हार नहीं मानता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिखा। इसके बाद कह रहा सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। इसके बाद कह रहा सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में। याद रखिएगा, मयूरभंज उड़ीसा में। सातकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है? तो सातकोड़ी होता उड़िया भाषा के कथाकार है। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। इसके बाद कह रहा उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में सचिव कौन था? तो सातकोड़ी होता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछेगा, उल्टी से कहीं कहीं पूछता है कि सातकोड़ी होता किस सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में सचिव रहते थे? तो उड़ीसा सरकार के, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है उड़ीसा राज्य परिवहन निगम में अध्यक्ष कौन रह चुका है? तो सातकोड़ी होता उड़ीसा राज्य परिवहन निगम में अध्यक्ष रह चुके हैं। सुखाड़ होने पर क्या हुआ था? तो लक्ष्मी के बिचड़े जल गए थे। जब सुखाड़ हुआ था तो लक्ष्मी के जितने भी बीज थे वो सब जल गए थे। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, किसने कहा? लक्ष्मी ने कहा था। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, किसने कहा? लक्ष्मी ने कहा। कह रहा किसने बाढ़ से सतर्क होने पर सतर्क होते हुए एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भर कर लिया? तो लक्ष्मी ने बाढ़ से सतर्क के लिए एक बोरा लिया था जिसमें कुछ चूड़े थे, कुछ कांसे के बर्तन थे। लक्ष्मी अपने दोनों बेटियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? गुहिल में गई थी। गुहिल एक जगह है, वहाँ गई थी देखने, पता करने।
इसके बाद कह रहा है कि बाढ़ आने पर स्कूल के कमरे में करीब कितने लोग भर गए थे, तो बाढ़ आने पर स्कूल के कमरे में करीब 200 लोग बढ़ गए थे। ये भी क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया गया है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ये VVI क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है लोगों को भरोसा किस पर था, तो लोगों का भरोसा जो गाँव में चंदेश्वरी माँ थी या चंदेश्वरी मंदिर उस पर था, लेकिन वो भी ऐसा हुआ कि उस पर कुछ लोग बचे, लेकिन वो भी बाढ़ में समस्या में डूबने ही वाला था चंदेश्वरी माँ से, लेकिन सबका विश्वास भी इस पर से टूट गया। ये रहा आपका दूसरा चैप्टर का। अब इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर का पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये पूरे चैप्टर को देख लेंगे। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है माँ और जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर, लेखक ईश्वर पेटलीकर, शीर्षक माँ। कहता है माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। माँ कहानी का रचयिता कौन है, ईश्वर पेटलीकर, जो यहाँ लिखा भी गया है। माँ की कितनी संतानें थे, तो माँ की 4 संतानें थी। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थे, तो मंगू के अलावे माँ की 3 संतानें थी। कह रहा है माँ अस्पताल को क्या समझती थी, तो माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी। क्या समझती थी, गौशाला। मंगू कितने बहनें थी, तो मंगू 2 बहनें थी और 2 भाई था। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। और कह रहा माँ कहानी किस भाषा में लिखी गई थी, तो माँ कहानी गुजराती भाषा में लिखी गई थी। माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो माँ कहानी का हिंदी अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया। किसने किया, गोपाल दास नागर ने किया। इसके बाद कह रहा है ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, तो ईश्वर पेटलीकर की सबसे प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है। और ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय उपन्यास काला पानी है, याद रखिएगा, इनका लोकप्रिय उपन्यास काला पानी, प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई। इसके बाद कह रहा मंगू जन्म से क्या थी, तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू की उम्र कितनी थी, तो मंगू की उम्र थी 13 वर्ष। कहीं कहीं किताब में ये 12 वर्ष भी देता है, किताब कोई में 12 वर्ष मैंने पढ़ा भी है और कहीं कहीं 13 वर्ष भी पढ़ा है, तो आप याद रखिएगा 13 वर्ष या 12 वर्ष दोनों ऑप्शन चलेंगे। मंगू के उम्र अगहन महीने में कितने हो गए थे, तो मंगू की उम्र अगहन महीने में 1 वर्ष बढ़ गए थे। अगर आप यहाँ 12 तो यहाँ 13 होगा, अगर यहाँ 13 तो यहाँ कितना होगा, 14, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कौन सा महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था, तो अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था, क्योंकि सारे पंडे लोग मंगू को अगहन के महीने में ही ठीक होने के लिए कहा था। इसके बाद कह रहा है कि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कौन पागल हो गई थी, तो कुसुम शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गाँव की एक लड़की पागल हो गई थी। कह रहा है मंगू कब से पागल थी, तो मंगू जन्म से पागल थी। कब से, जन्म से। मंगू गूंगी है पर बहरी नहीं है, किसने कहा था, माँ ने कहा था, याद रखिएगा। खाली जगह पर क्या भरा जाएगा, बहरी भरा जाएगा। इसके बाद कह रहा है मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी, कि अगर वो खुद स्वयं मर जाएगी तो हमें इससे छुटकारा हो जाएगा या ये छुटकारा पा लेगी। इसके बाद कह रहा है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा था। किसने, हॉस्पिटल के मजिस्ट्रेट ने। इसके बाद कह रहा माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट कर आई, तो माँ 11:15 बजे रात्रि को हॉस्पिटल से घर लौट कर आई थी, याद रखिएगा। कह रहा है किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। अस्पताल के परिचारिका का क्या नाम था, तो अस्पताल के परिचारिका का नाम था मेट्रन, याद रखिएगा, मेट्रन। कह रहा है मंगू किस गाड़ी से अस्पताल गई थी, तो मंगू बैलगाड़ी और ट्रेन से अस्पताल गई थी। मंगू बैलगाड़ी और ट्रेन से गई थी। माँ किस गाड़ी से घर लौटी, तो माँ घोड़ा गाड़ी और ट्रेन से घर लौटी थी। घोड़ा गाड़ी और ट्रेन से घर लौटी थी। गई थी बैलगाड़ी ट्रेन से और लौटी थी घोड़ा गाड़ी और ट्रेन से। मंगू कहाँ सोती थी, तो मंगू खाट पर सोती थी, ज़मीन पर सोने का उसका आदत नहीं था। ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। तीसरा, अब चौथा चैप्टर देखिएगा क्या कहता है। इस शीर्षक है जिसका नाम है नगर, जिसका लेखक है सुजाता। इसके क्या है ऑब्जेक्टिव देखना। कह रहा है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सुजाता का जन्म कब हुआ, 3 मई 1935। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में। कह रहा नगर किस भाषा में लिखी गई कहानी थी, तो नगर तमिल भाषा में लिखी गई कहानी थी। नगर कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है, तो नगर कहानी का हिंदी अनुवादक थे के.ए. जमुना। कौन थे, के.ए. जमुना। इसके बाद कह रहा सुजाता का कौन सा उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए हैं, तो सुजाता का 2 उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए हैं, जो एक है करैया लान सेन बकप्पू और दूसरा है कनवूत तोलीर साले। करैया लान सेन बकप्पू और दूसरा है कनवूत तोलीर साले। इसके बाद कह रहा है मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ लिखा है, तो मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में कह रहा है कि हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मदुरई किस नाम से उल्लेखित है,
तो मथुरा नाम से है, मानचित्रों में मदुरई मथुरा नाम से उल्लिखित है। ठीक, उसके बाद कह रहा अंग्रेजों द्वारा मदुरई को क्या कहा जाता था? अंग्रेजों द्वारा मदुरई को मदुरा कहा जाता था। यूनानी लोगों द्वारा मदुरई को क्या कहा जाता था? यूनानी लोगों द्वारा मदुरई को मेदोरा कहा जाता था। तमिल लोग मदुरई को क्या कहते थे? तमिल लोग मदुरई को मदुरई ही कहते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, छोटे बच्चे कैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे? तो टिटनस जैसे रोग के बिना चिंता किए बिना, टिटनस जैसे रोग की चिंता किए बिना भी वो मिट्टी में खेल रहे थे। कौन? छोटे बच्चे। इसके बाद कह रहा वल्ली अम्मा कौन थी? वल्ली अम्मा एक बूढ़ी स्त्री थी या एक स्त्री थी? वल्ली अम्मा की पुत्री का क्या नाम था? तो वल्ली अम्मा की पुत्री का नाम था पप्पाती। वल्ली अम्मा का गांव कहाँ था? मुनान डिप्टीट। वल्ली अम्मा का गांव कहाँ था? मुनान डिप्टीट। कह रहा पप्पाती को क्या हुआ था? तो पप्पाती का बुखार हुआ था और बुखार में भी मेनिंजाइटिस हुआ था। क्या हुआ था? मेनिंजाइटिस। इसके बाद कह रहा पप्पाती को उम्र कितनी थी? तो पप्पाती का उम्र था 12 वर्ष। वल्ली अम्माल पप्पाती को कहाँ भर्ती कराने ले गई थी? तो मदुरई स्थित बड़े अस्पताल में भर्ती कराने ले गई थी। वल्ली अम्मा कहाँ बैठे बरामदे में प्रतीक्षा कर रही थी? बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बैठे बरामदे में प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद कह रहा गाँव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहाँ के डॉक्टर ने वल्ली अम्मा को क्या किया? तो डरा दिया उसको। वो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहाँ के डॉक्टर ने वल्ली अम्मा को डरा दिया था। इसके बाद कह रहा पप्पाती को कितने डॉक्टर घेर लिए थे? तो पप्पाती को 6 डॉक्टर ने घेर लिया था। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने किसकी सहायता से पप्पाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से पप्पाती के आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। इसके बाद कह रहा अस्पताल में किसने वल्ली अम्मा और उसकी पुत्री का नाम पता पूछा था? तो श्रीनिवासन ने उनके वल्ली अम्मा और इसकी पुत्री का नाम और पता पूछा था। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 24, क्लर्क द्वारा वल्ली अम्मा की एक महीने का कमाई कितनी लिखी गई थी? तो 90 रुपये लिखी गई थी एक महीना की कमाई, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा क्लर्क ने वल्ली अम्मा को कितने नंबर वाले कमरे में जाने को कहा? तो 48 नंबर वाले कमरे में जाने को कहा। इसके बाद कह रहा आदमी ने अगली सुबह कितना बजे वल्ली अम्मा को आने को कहा? तो आदमी ने अगली सुबह 7:30 बजे वल्ली अम्मा को आने को कहा था हॉस्पिटल में। इसके बाद कह रहा वल्ली अम्मा और पप्पाती किस रंग के रिक्शे में सवार होकर घर आई? पीले रंग के रिक्शे में घर आई थी। कौन सा रंग के रिक्शे में? पीले रंग के रिक्शे में घर आई थी। इसके बाद कह रहा वल्ली अम्मा किस मंदिर में भेंट चढ़ाने की मन्नत मांगी? तो वैदीश्वरन जी के मंदिर में भेंट चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। कौन? वल्ली अम्मा। कह रहा है वल्ली अम्मा अपनी पुत्री को किसका लेप करने को कही? तो वल्ली अम्मा अपने पुत्री को खड़िया या मिट्टी का लेप लगाने को कही, खड़िया या मिट्टी की। और कह रहा स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप है धड़कन की गति मापने का यंत्र। अब ये चैप्टर नंबर 4 भी आपका खत्म हो गया और चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक है, चलिए आइए। चैप्टर नंबर 5 कहता है धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक है सावरदैया। ठीक है, याद रखिए। अब कहता है कि सावरदैया किस भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं? तो सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। कह रहा धरती कब तक घूमेगी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो धरती कब तक घूमेगी का हिंदी अनुवाद स्वयं सावरदैया नहीं किया, लिखा भी यह है राजस्थानी भाषा में और हिंदी भी इसी ने किया है, कोई दूसरा नहीं किया है। उसके बाद कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र है सीता। सीता के कितने पुत्र हैं? 3। सीता के बड़ा पुत्र कौन था? कैलाश। सीता का छोटा पुत्र बीजू। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? भंवरी, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा बीजू की पत्नी कौन थी? तो बीजू की पत्नी थी पुष्पा। कौन थी? पुष्पा। भंवरी ने अपने लड़के को जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो भंवरी ने अपने लड़के को जन्मदिन पर सीता को रसमलाई भेजी थी। इसके बाद कह रहा अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या कौन बोल रही थी? तो ये पुष्पा बोल रही थी। किसको? ये भंवरी को बोल रही थी। अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या कौन बोल रही थी? तो पुष्पा बोल रही थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा दाल का हलवा किसने बनाई थी? तो दाल का हलवा राधा ने बनाई थी। किस महीने में सीता को बारी बारी से रखने की फैसला तय हुआ था? फागुन महीने में। किस महीने में? फागुन महीने में। उसके बाद कह रहा खाना खाते हुए किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? नरसिंह जी वाले दिन, मतलब ये जो होता है ना हमारे यहाँ होली के एक दिन पहले वाले दिन, जिसको हम होलिका दहन वाले दिन कहते हैं। इसके बाद कह रहा है सीता अपने कैसी ओढ़नी देखकर रुआसा हो गई? तो काली ओढ़ना देखकर रुआसा हो गई थी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखी गई कहानी थी? तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई कहानी थी। सभी पुत्र मिलकर कितना पैसा हर महीने देने को तय किया? तो सभी पुत्र मिलकर 50-50 रुपये हर महीने देने को तय किया। इसके बाद कह रहा सीता कब घर से निकल गई? तो सीता अंधेरे में घर से निकल गई। कब निकल गई? अंधेरे में। उसके बाद कह रहा सीता कहाँ घुटन महसूस करती थी? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कह रहा है राधा कैलाश की पत्नी दाल का हलवा किस दिन बनाई थी? राधा यानी कैलाश की जो पत्नी है, दाल का हलवा किस दिन बनाई थी? तो होली वाले दिन बनाई थी दाल का हलवा।
उसके बाद कह रहा क्या देखकर सीता को अपने पति का याद आया था, तो सीता को काला ओढ़ना देखकर उसके पति को इसका पति का याद आया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 5 का भी ऑब्जेक्टिव ख़त्म। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव आपके काम लायक हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, उसे बताइए और उससे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ें। और बाकी फिर इस चैप्टर का व्याख्या भी, संपूर्ण सारांश भी आपको बारी बारी से देंगे, जिसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर अगले दिन जो चाहेगा सो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।